हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सार्थक क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें मैं लाई हूँ आपके लिए। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, ये पार्ट 3 है। तो यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में इंडियन पॉलिटी नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और ये एक पूरी सीरीज है जिसको मैंने कई पार्ट में आपके लिए बनाया है। तो आज ये पार्ट 3 है। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रश्न हैं, इतने काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैंने शामिल किया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को कई मामलों में एक ही जैसी शक्ति प्राप्त है, केवल निम्न को छोड़कर। यानी कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनको छोड़कर संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा को एक ही जैसी शक्ति प्राप्त है। तो पहला ऑप्शन है वित्तीय मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व, एंड थर्ड ऑप्शन संशोधन प्रक्रिया, और लास्ट वाला राष्ट्रपति का चुनाव। जैसा कि आप जानते हैं वित्तीय मामलों में लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व, तो मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो सिर्फ लोकसभा के प्रति है। और इसमें से जो 2 ऑप्शन है संशोधन प्रक्रिया और राष्ट्रपति का चुनाव, इन दोनों में संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 और 2, यानी इन मामलों को छोड़कर वित्तीय मामले और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व। तो 1 और 2 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन दोनों को छोड़ करके संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है यदि, यानी इन जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। तो इसमें सभी ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी। इसका सही उत्तर जो है वो है राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के मत से राष्ट्रीय हित में ऐसा आवश्यक होने का प्रस्ताव करें। यानी जब राज्यसभा उसमें उपस्थित और मतदान करने वाली जो 2/3 मेंबर हैं वो ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर के आए, तो उसके बाद संसद यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाया जा सकता है। भविष्य में जब हम लोग केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा करेंगे उसका मैं वीडियो लेकर के आऊंगी, तो मैं आपको बताऊंगी ऐसी 5 परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो जब इमरजेंसी हमने आपके साथ डिस्कस की थी तो आपको बताया था लोकसभा का कार्यकाल नेशनल इमरजेंसी के दौरान बढ़ाया जा सकता है। एक समय में 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है और ये संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। तो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना करके। तो इसका ऑप्शन डी सही है, बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, वास्तविक कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। यानी कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यानी कि सरकार जो बनाते हैं वो आता है। तो वास्तविक कार्यपालिका का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। वैसे तो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो अमूमन 5 वर्ष का कार्यकाल होता है सरकार का, पर ये निश्चित नहीं है। सरकार तभी तक बनी रह सकती है जब तक वो विश्वास मत हासिल करती। जब विश्वास मत खो देती है तो 5 वर्ष से पहले भी सरकार को भंग किया जा सकता है और दोबारा चुनाव हो जाते हैं। तो वास्तविक कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल जो है वो संसदीय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है। संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन अब कब होने चाहिए, कितने माह के बीच अंतराल, मतलब कितने माह का अंतराल होना चाहिए और कम से कम कितने 1 वर्ष में अधिवेशन होने चाहिए पार्लियामेंट के। तो इसमें जो ऑप्शन सही उत्तर मैं आपको बताना चाहूंगी, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, वर्ष में 2 बार होने चाहिए और 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 मंथ का मैक्सिमम गैप हो सकता है और ये
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, संविधान में ऐसा वर्णित है। वैसे तो 3 सत्र होते हैं, आपको पता होगा, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, लेकिन जो आवश्यक है वो कम से कम 2 हो और 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द द वर्ड फेडरल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये संविधान में प्रयुक्त हुआ है तो कहाँ प्रयुक्त हुआ है, किस भाग में, किस अनुच्छेद में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 है, उसके अनुसार इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, फेडरल या फेडरेशन शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं हुआ है। ये अमेरिका के संविधान में प्रयोग किया जाता है, तो भारतीय संविधान में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट, भारत में संसदीय व्यवस्था के कार्यकरण में मूल समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर है सशक्त एवं जीवनक्षम दलीय व्यवस्था के अभाव के कारण, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड वायबल पार्टी सिस्टम। तो इसकी वजह से भारत में संसदीय व्यवस्था के कार्यकरण में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बाकी जो ऑप्शन है वो सही है, कुशल एवं स्वतंत्र नौकरशाही के अभाव के कारण समस्या नहीं आती, ये तो अच्छी बात है। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानों के अभाव कारण, ये भी सही उत्तर नहीं है। और दुर्बल कार्यपालिका के कारण, जो कि विधानमंडल पर निर्भरता के कारण है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो ये कुछ रिपोर्ट दी हुई है, कुछ कमिटीज या कमीशन की बात यहाँ पर की जा रही है। जैसा कि पहला ऑप्शन है पॉल एपलबी रिपोर्ट, तो ये आपको पता होगा प्रशासनिक सुधारों से संबंधित है। दूसरा है राजमन्नार समिति रिपोर्ट, और तीसरा है करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट। पॉल एपलबी मैंने बताया प्रशासनिक सुधारों से संबंधित थी। करारोपण प्रणाली जांच आयोग ये टैक्सेशन सिस्टम से की इंक्वायरी से रिलेटेड कमीशन बनाया गया था। और राजमन्नार समिति 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई थी, जो कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए और उसके संबंधित सिफारिशें इसकी हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो आपको अनुच्छेद बताने हैं, कौन से 2 अनुच्छेद केंद्र राज्य संबंध को परिभाषित करते हैं और उनके अंतर्गत 3 सूचियों के बारे में बात की जा रही है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए, आर्टिकल 245 एंड 246, 245 और 246। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद जो 245 है वो है संबंधित टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ पावर से, यानी कौन किस क्षेत्र में कानून बनाएगा, यानी संसद का जो क्षेत्र है लॉ मेकिंग का, कानून बनाने का, वो कहाँ तक सीमित है, और राज्य किस क्षेत्र से संबंधित कानून बनाएगा। तो ये टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ पावर की जो बात की जाती है टेरिटरी की, तो वो 245 के अंतर्गत आपको मिलेगी संविधान में। और 246 अनुच्छेद, इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जो कि आपको पता भी होगा। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें शक्तियों का वितरण किया गया है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। यानी जो आर्टिकल 245 है वो ये कहता है कौन किस क्षेत्र पर कानून, किस क्षेत्र पर कानून लागू होगा, यानी संसद का कानून किस क्षेत्र पर लागू होगा, राज्य का कानून किस क्षेत्र पर लागू होगा। और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो 3 सूचियां दी गई हैं, ये है विषय के आधार पर जो वितरण किया गया है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। भारत की संसद किस विषय पर कानून बनाएंगे और राज्य किस विषय पर कानून बनाएगा। और एक समवर्ती सूची का भी प्रावधान है, जिसमें कि संसद और राज्य सरकार दोनों ही, यानी राज्य की जो विधानमंडल है, राज्य की विधायिका है, वो दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो अनुच्छेद 245 और 46 ये 2 अनुच्छेद हैं जो कि शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, फेडरेशन शब्द फोइडस से ग्रहण किया गया है। यह शब्द
किस भाषा का है। जो फेडरेशन यानी कि संघ तो शब्द है वो फेडस से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यदि आप जीके पार्ट की तैयारी सार्थक क्लासेस के साथ करना चाहते हैं तो आप सार्थक क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी जो आपके रिक्वायरमेंट, अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज वहाँ पे अलग अलग, जैसे ई बुक है, कंप्लीट कोर्स है और टेस्ट सीरीज है, तो सभी कोर्सेज आपको वहाँ पे स्टोर सेक्शन में मिल जाएंगे। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, अपना नंबर रजिस्टर्ड करेंगे ऐप के साथ, फिर आप स्टोर सेक्शन को विजिट करेंगे तो सारे कोर्सेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स अवेल कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप हार्ड कॉपी नोट्स लेना चाहते हैं जीके पार्ट के, कुछ लोग होते हैं उनको मोबाइल से पढ़ने की आदत नहीं होती है, तो आप हार्ड कॉपी नोट्स के लिए सार्थक क्लासेस की व्हाट्सएप नंबर जो कि 9506543831 व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक टेलीग्राम ग्रुप चलाया जा रहा है सार्थक क्लासेस के माध्यम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका चार्ज नहीं है। इसमें आपको जीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप रेगुलर जीके के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो लेटेस्ट अपडेट जो भी पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।